ना हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। हम ये आशा करते हैं कि आप पहले वाले लेक्चर को देख लिए होंगे ताकि आपको इस लेक्चर को ज़्यादा अच्छा से समझ में आपको इस लेक्चर आएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। यहाँ पर यदि हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके चले इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो हम लोग को पहले सुन लीजिए ध्यान से, उसके बाद हम A to Z सारा चीज़ लिख लेंगे। जो मेजर हर्डल था उस समय हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट के पास, वो था कि किस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम को हम लोग अडॉप्ट करें। जो मेजर इंपॉर्टेंट टास्क था, जो हर्डल था कि किस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम को हम अडॉप्ट करें। और इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम होता है कि हमारे कंट्री में जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, जो अलग अलग कंट्री में सेंट्रल प्रॉब्लम अलग अलग नहीं होता है, वो कॉमन ही होता है। सेंट्रल प्रॉब्लम जो होते हैं वो कॉमन ही होते हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो अरेंजमेंट होता है, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक सिस्टम। दैट इज नोन एज इकोनॉमिक सिस्टम। तो अब सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है? सेंट्रल प्रॉब्लम आप लोग पहले ही पढ़े होंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम हम लोग को इसी चीज़ में आ रही थी। और हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम भी अलग अलग तरीके का होता है, जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये सारा हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन में समझेंगे और लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला बात क्या था कि जो मेजर हर्डल था, ठीक है, जो मेजर हर्डल था, ठीक है, वो क्या था कि विच इकोनॉमिक सिस्टम वी हैव टू अडॉप्ट, विच इकोनॉमिक सिस्टम वी हैव टू अडॉप्ट, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम हम लोग अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब हुआ एन अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट है इन विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी आर सॉल्व्ड। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज सॉल्व्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इकोनॉमिक सिस्टम। अब यहाँ पर सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है, समझ लीजिए। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है? तो सेंट्रल प्रॉब्लम 3 होता है, आप लोगों को पता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ कि क्या प्रोडक्शन करना है, व्हाट, और प्लस कितना क्वांटिटी में करना है, कितना क्वांटिटी में करना है। तो ये 2 पॉइंट आपको व्हाट टू प्रोड्यूस में दिमाग में रखना है। फिर क्या चीज़ का प्रोडक्शन करना और कितना करना है। हाउ टू प्रोड्यूस में हम लोग को सीधा ध्यान देना है कि यहाँ पे टेक्निक्स होता है प्रोडक्शन का, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, कि कैसे करेंगे प्रोडक्शन, यही ना हाउ। तो यहाँ पे 2 तरीके का टेक्निक होता है, एक होता है लेबर इंटेंसिव और एक कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, जब हम बोलते हैं किसके लिए प्रोडक्शन करना है, तो ये डिपेंड करता है कंट्री में कि प्रोड्यूसर किसके लिए प्रोडक्शन कर रहा है, रिच के लिए कर रहा है या पुअर के लिए कर रहा है। यदि रिच के लिए करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट मोटिव होगा, और पुअर के लिए करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे सोशल वेलफेयर होगा, यही ना है। ठीक, नाउ अब जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अब जब हम लोग बात करते हैं क्या चीज़, सेंट्रल प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, यदि जब हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या है कि इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पे हम लोग बेसिकली 2 के बारे में बात करेंगे। एक है कैपिटलिस्ट और दूसरा है सोशलिस्ट। जब हम लोग कैपिटलिस्ट के ऊपर बात करते हैं तो कैपिटलिस्ट में हम लोग ध्यान क्या देंगे कि यहाँ पर ओन्ड एंड कंट्रोल कौन कर रहा है। पहले इसमें पॉइंट्स लिख लेते हैं। ओन्ड कंट्रोल्ड बाय किसके द्वारा? तो प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा। ठीक, सेकेंड बात, यहां पर मोटिव क्या है? मोटिव यहां पे क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मोटिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तीसरा, अब यहां पर व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। सेंट्रल प्रॉब्लम
अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें जब हम लोग बात करते हैं पॉइंट 1 देंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट सरकार क्या चीज़ का इंडिविजुअल क्या चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा। इंडिविजुअल ओनली दोज गुड्स, इंडिविजुअल प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स जहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, यहाँ पर फर्म्स प्रोड्यूस दोज गुड्स जो कि यहाँ पर प्रॉफिटेबल ज़्यादा होगा, मोर। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो फर्म को जो भी टेक्निक, चाहे लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, दोनों में से कोई भी टेक्निक में यदि कोई भी टेक्निक सस्ता जो पड़े, विच द टेक्निक विच कॉस्ट चीपर, जो टेक्निक इसको सस्ता पड़ेगा वो चीज़ का उस चीज़ से प्रोडक्शन करेगा। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस मेनली यह रीच के लिए करता है, यहाँ पे मेनली फॉर्म रीच के लिए करता है, मतलब जहाँ पर परचेजिंग पावर के ऊपर है, डिपेंड्स अपॉन द परचेजिंग पावर, जब हम बोलते हैं परचेजिंग पावर के ऊपर डिपेंड है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेसिकली परचेजिंग पावर किसका ज़्यादा होगा, रिच का। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंट्रल प्रॉब्लम अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व्ड इसी के थ्रू होता है। ठीक है, अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में कैसे होगा, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में पहले समझते हैं क्या इसका मतलब होता है। ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, यहाँ पर जो मेन मुखिया कौन है, गवर्नमेंट है। इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव है सोशल वेलफेयर। क्या है, सोशल वेलफेयर। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या चीज़, इसको आप लोग होप आई यू हैव रिटन वेल। ठीक है, हम यहाँ पे इसको वॉश करते हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं। अब जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सेंट्रल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, सेंट्रल प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड थ्रू, कैसे होगा, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले यदि हम देखें व्हाट टू प्रोड्यूस, सरकार गवर्नमेंट क्या चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी, सरकार उस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी जो सोसाइटी में ज़्यादा ज़रूरी हो। ठीक है, फॉर द नीड्स ऑफ सोसाइटी, और सरकार कैसे प्रोडक्शन करेगी, जो सरकार कैसे प्रोडक्शन करेगी, हाउ टू प्रोड्यूस में गवर्नमेंट डिसाइड द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी हाउ टू प्रोड्यूस में। ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड्स द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। और उसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो बेसिकली सरकार गरीब के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, यहाँ पर चाहिए कि जो नीडी पर्सन है उसको ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिले। तो यहाँ फॉर होम टू प्रोड्यूस यहाँ पे एक तरह से लिख सकते हैं डायरेक्टली हम लोग पुअर के लिए करती है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली सरकार पुअर के लिए करती है, और कह सकते हैं तो नीडी के लिए करती है, नीड्स ऑफ द पीपल, नीडी पर्सन। ठीक है, नीडी पर्सन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझ में आ गया कि इकोनॉमिक सिस्टम में कैसे सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है। ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस का आपका ये जो भी पढ़ा रहे हैं ये पार्ट नहीं है, लेकिन तब पर भी आपको डिटेल्ड वे में समझना चाहिए कि क्या होता है सेंट्रल प्रॉब्लम, क्या होता है इकोनॉमिक सिस्टम, क्या होता है उसके अंदर, कैसे सॉल्व किया जाता है उसके प्रॉब्लम को। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये आपको बेसिक बात आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर कहें कि फॉर होम टू प्रोड्यूस में कि डिपेंड अपॉन द परचेजिंग पावर, यहाँ पर ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है, डिपेंड अपॉन द परचेजिंग पावर, ऐसा यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, किसमें, फॉर होम टू प्रोड्यूस में। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर टोटल बात समझ में आना चाहिए। ठीक, अब आशा करता है पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर। ठीक है,
नाउ जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग की, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग की, तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग का डेफिनेशन लिख लीजिए। इट रेफर्स टू द मेजर डिसीजन, it refers to the major decision by the authority on the basis of comprehensive survey, इसका मतलब क्या हुआ? जो गवर्नमेंट मेजर डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट जो यहाँ पर मेजर डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट विच टेक द मेजर डिसीजन, ठीक है, किसके बेसिस के ऊपर? ठीक है, मेजर डिसीजन किसके द्वारा लिया जा रहा है? बाय द ऑथोरिटी, यह डिसीजन किसके द्वारा लिया जा रहा है? बाय द ऑथोरिटी। और यह किसके बेसिस पर लेती है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे, मतलब जो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है उसके बेसिस पर। हर एक साल इकोनॉमिक सर्वे होता है, ठीक है, एज ए होल, ठीक है। इट रेफर्स टू द मेजर डिसीजन taken by the authority on the basis of comprehensive survey of the economy as a whole, of the economy as a whole, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक। अब हम लोग के इंडिया में जो कंसेप्ट था उसको हम लोग कहते हैं क्या? प्लानिंग कमीशन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लानिंग कमीशन। ये 1 मार्कर में आपको आ सकता है कि प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था। तो प्लानिंग कमीशन का याद रखिएगा, जो गठन हुआ था 1950 में, 1950 में प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश्ड, 1950 में इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, इन 1950। उसके बाद पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब हुआ था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान 5 ईयर प्लान अब क्या होता है? 5 ईयर प्लान क्या होता है कि हम लोग 5 साल, अगले 5 साल के लिए हम लोग कुछ कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन बनाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन लेते हैं कि हाँ, इस चीज़ को हम लोग को गेन करना है, इस चीज़ को अडॉप्ट करना है, इस चीज़ को अडॉप्ट करना है, और मेरा कुछ इतना एनुअल टारगेट होगा उसको अचीव करना है, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951, ठीक। उसके बाद हम लोग ये इंस्पायर्ड कहाँ से, इस चीज़ को लिए कहाँ से हैं? इंस्पायर्ड फ्रॉम USSR, ठीक है। कहाँ से हम लोग लिए हैं इसको? रशिया से लिए हैं। और मोदी गवर्नमेंट क्या की थी? इसको प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग कर दी थी इन जनवरी 2015। जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग, ठीक है। आपको यहाँ तक आपको ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि 1 मार्कर में पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान आप लोग इसको लिख लीजिए पहले, ठीक है। तब हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे, और वो हम लोग का टॉपिक होगा क्या? गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, ठीक है, इसको लिख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग अभी बात करेंगे, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। इंट्रोडक्शन समझ में लिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर अब टॉपिक्स लिख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है। ये तो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट अब पढ़ लिए, ठीक है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, जो हम लोग का हमेशा से रहा है, हम लोग इंट्रोडक्शन कवर कर लिए, ठीक है, इंट्रोडक्शन कवर कर लिए। अब हम लोग को जो कवर करना है वो है गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, ठीक है, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। तीसरा हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर। चौथा बात करेंगे इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। पांचवा बात करेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में, और लास्ट बात करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट,
मतलब कुछ पॉइंटर्स पॉजिटिव भी होंगे। जब हम लोग यह बात करते हैं क्रिटिकल अप्रेजल, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हम लोग बात करेंगे, पॉजिटिव पॉइंट भी बात करेंगे, और कुछ हम लोग यहाँ पर निगेटिव पॉइंट भी बात करेंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पर हम लोग निगेटिव पॉइंट्स भी बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या निगेटिव पॉइंट था। तो हम लोग इंट्रोडक्शन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर कमिंग टू द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। हमारे साथ टोटल चीज़ लिखते चलिएगा ताकि आपको समझने में, पढ़ने में, या इसके अलावा ये जो हम पढ़ा रहे हैं पूरा, इसके अलावा कहीं से भी आपको कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बाहरी सोर्स को रेफ़र करने का ज़रूरत ही नहीं है इस पूरे लेक्चर के अलावा। ऑल द क्वेश्चंस, जितना भी क्वेश्चन है वो सारा आपका सॉल्व हो जाएगा बाय शोइंग दिस लेक्चर। ठीक है, बाय सीइंग दिस लेक्चर। नाउ अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड टॉपिक जो है हम लोग का क्या है, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान का कुछ गोल्स है। 5 ईयर प्लान का जो गोल्स है वो क्या है आपका, 4 गोल्स है, याद रखिएगा। कितना गोल्स है, हम लोग का 4 गोल्स हैं। पहला जो है उसको बोलते हैं ग्रोथ, दूसरा जो है वो हो गया इक्विटी, ठीक है, तीसरा हो गया मॉडर्नाइजेशन, और जो चौथा गोल है वो है सेल्फ रिलायंस। तो एक तरह से देख रहे हैं क्या बन गया, GEMS, जेम्स। एक तरह से ये क्या बन गया, जेम्स। ठीक है, GEMS, ये 4 गोल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग इसको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, अब समझना है 1 बाय 1 हम लोग को क्या क्या गोल्स हैं। जब हम लोग पहला बात करते हैं ग्रोथ, अब हम लोग को एक स्लाइड में पूरा बात समझ लेंगे। पहला यहाँ से स्टार्ट करते हैं ग्रोथ, पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे। जब हम लोग बोलते हैं ग्रोथ, तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, कल ही बताए थे लास्ट में, एकदम लास्ट जब जा रहे थे तो हम लोग बताए थे ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस। जब हम ग्रोथ बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि कंट्री में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस का बढ़ रहा है। ठीक है, ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, जब हम बोल रहे हैं किसी कंट्री का ग्रोथ हुआ 10% से 20%, तो इसका मतलब क्या हो कि उस कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ा, किस चीज़ में, गुड्स में भी और सर्विस में भी। ठीक, और जो गुड इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ क्या है, कल बताए थे GDP। सेम बात हम लोग को यहाँ पर भी लिखना है। ठीक है, सेम बात हम लोग को यहाँ पर भी लिखना है कि ग्रोथ रेफर्स टू, पहला होगा डिफिनेशन, ग्रोथ रेफर्स टू the increase in the production of goods and services in an economy। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ। उसके बाद इसमें क्या होता है, यदि हम बोले तो किस चीज़ का प्रोडक्शन हुआ ज़्यादा, गुड्स एंड सर्विस का। ठीक है, तो यहाँ पर इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपिटल का मतलब क्या हुआ, ऐसा कैपिटल जो प्रोडक्टिव हो। मतलब मान लीजिए कि हम किसी से लोन लिए, ठीक है, सपोज आई हैव टेकन द लोन ऑफ 10 लाख, तो वह 10 लाख का जो लोन लिए वो प्रोडक्टिव कैपिटल में जाना चाहिए। मान लीजिए उस लोन का हम लोग इस्तेमाल किए किसी फैक्ट्री को सेटअप करने में, डेट इज प्रोडक्टिव कैपिटल। लेकिन जब उस कैपिटल को हम लोग इस्तेमाल कर लिए, जब उस लोन को इस्तेमाल कर लिए टू मैरी ए गर्ल, ठीक है, किसी लड़की की शादी करने के लिए या किसी का ये बाहरी सब काम करने के लिए, तो वो हो गया नॉन प्रोडक्टिव कैपिटल। ठीक है, वो हो गया नॉन प्रोडक्टिव कैपिटल। तो यहाँ पर प्रोडक्टिव कैपिटल होना चाहिए। दूसरा, इंक्रीज इन सर्विसेज होना चाहिए, और तीसरा, दोनों में इफिशियंसी का भी इंक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ बोथ का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्टिव कैपिटल का भी इफिशियंसी बढ़ना चाहिए और किसका इफिशियंसी बढ़ना चाहिए, सर्विस का भी। ठीक है, तो यहां तक आपको ग्रोथ में इतना सा ही लिखना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं लिखना है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन इज द इक्विटी। देखिए, पहले समझ ली इक्विटी और इक्वलिटी का मतलब क्या होता है। एक वर्ड होता है इक्विटी और इक्वलिटी। जब हम कहते हैं इक्वलिटी, तो इक्वलिटी का मतलब हुआ कि पूरे सोसाइटी में, पूरे कंट्री में हमको सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देना है, दैट इज इक्वलिटी। इक्विटी का मतलब क्या हो, जिसको जितना जरूरत है उतना ही उसको दीजिए, दैट इज इक्विटी। तो इक्विटी का यहाँ पे यदि हम मतलब देखें तो कंट्री में जो भी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है,
जो भी कंट्री में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है वो सारा गरीब के भी बीच बांटना होगा। मतलब जो भी लोग के पास ज़्यादा इनकम है तो वो गरीब के बीच भी हम लोग बांटना चाहिए। कहने का मतलब क्या कि यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, यहाँ पे पॉइंट लिख लेंगे, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, कंट्री में मान लीजिए ज़्यादा पैसा है तो वो ज़्यादा पैसा जो पर्टिकुलर एक आदमी के पास है उससे थोड़ा सा पैसा लेकर के किसको दीजिए, गरीब को भी दीजिए, ताकि इक्विटी हो। ठीक है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कैन बी अवेल्ड बाय all the sections of society, all the sections of society। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी। उसके बाद बेसिक नीड्स मस्ट बी प्रोवाइडेड, बेसिक नीड्स भी यहाँ पर हम लोग को देना चाहिए। ठीक है, बेसिक नीड्स भी देना चाहिए। बेसिक नीड में क्या होता है, यहाँ पर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा, तो ये सब बेसिक नीड्स भी यहाँ पे प्रोवाइड होना चाहिए। अब ये जब हम लोग इक्विटी करते हैं तो इक्विटी का मेन इससे क्या होता है, ठीक है, इक्विटी से होता क्या आखिर, इक्विटी से ये चीज़ होता है, आपको ध्यान देना होगा, इक्विटी से क्या होगा, ये वेल्थ का रिडक्शन होगा, इनइक्वलिटी होगा। यदि हम लोग इक्विटी करते हैं, यदि इक्विटी होता है कंट्री में तो इससे क्या होगा, इनइक्वलिटी का रिडक्शन होगा। होगा कि नहीं, इनइक्वलिटी का रिडक्शन होगा कि नहीं, रिडक्शन होगा, इनइक्वलिटी का रिडक्शन होगा। जो भी असमानता है उसका रिडक्शन होगा, क्योंकि हम लोग क्या किए यहाँ पर, वेल्थ का तो ट्रांसफ़र कर दिए ना, वेल्थ का तो ट्रांसफ़र कर दिए फ्रॉम रिच टू पुअर, है ना। अब इक्विटी का बच्चों दो मेन एम भी होता है। जब हम पैसा अमीर से गरीब को ट्रांसफ़र कर दिए तो जो गरीब का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और दूसरा उसके साथ सोशल जस्टिस भी होगा, है ना, उसका सोशल जस्टिस भी होगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं टू मेन एम, दो एम है। पहला क्या एम है, ठीक है, पहला एम यहाँ क्या है, टू रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, और दूसरा क्या होगा, टू प्रमोट सोशल जस्टिस, उसके साथ न्याय भी होगा। यदि हम पैसा ट्रांसफ़र कर दिए तो उसके साथ न्याय भी होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और उसके साथ सामाजिक न्याय भी होगा। ठीक है, कैसे होगा ये सारा बात हम आपको समझा दिए अभी। ठीक, तो याद रखिएगा इक्विटी में आपको मात्र कुछ नहीं लिखना, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी सबके बीच बांटा जाएगा, बेसिक नीड, ठीक है, उसके बाद इनइक्वलिटी रिडक्शन होगा, तीसरा पॉइंट, और चौथा एम, चौथा आप लोग एम के ऊपर फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इक्विटी का पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, ग्रोथ भी बात कर लिए, इक्विटी भी बात कर लिए। नाउ कमिंग टू द मॉडर्नाइजेशन। नाउ जब हम लोग मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दैट इज मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसका एम इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, इसका एम क्या है, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को क्या करना है, हम लोग को इंक्रीज करना है। ठीक है, उसके बाद मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या होता है, हम लोग का चेंज इन सोशल आउटलुक भी दिखता है, चेंज इन सोशल आउटलुक भी दिखता है। सोशल आउटलुक का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि विमेन को बाहर नहीं काम करने जाना चाहिए, ठीक है, विमेन को घर में रहना चाहिए। तो इस तरीके का जो कंसेप्ट है कि विमेन का सब्जुगेशन के बारे में, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या एक वर्ड लिखते हैं, विमेन सब्जुगेशन, कि उसको घर में ही रहना चाहिए। तो ये सब का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे धीरे धीरे खत्म होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन सोशल आउटलुक। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम मॉडर्नाइजेशन की वजह से, ठीक है, यदि हम लोग कुछ सामान को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या होता है, एक्सपोर्ट भी करते हैं हम लोग, ठीक है, या इंपोर्ट भी करते हैं। तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट दोनों में से कुछ भी कर रहे हैं तो उससे मेरे कंट्री के ऊपर, मेरे कंट्री के सॉवरेंटी के ऊपर किसी भी तरह का वल्नरेबिलिटी नहीं है, मतलब किसी भी तरह का खतरा नहीं है। ठीक है, यदि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, नो वल्नरेबिलिटी ऑन द
कंट्रीज टेरिटरी, ऑन द सॉवरेन टेरिटरी, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, यदि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, हमने क्या बोला, यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यदि हम डिपेंडेंट है एक ही कंट्री के ऊपर, यदि हम डिपेंडेंट है एक ही कंट्री के ऊपर, तब यहां पर वल्नरेबिलिटी होगा, तब यहां पर वल्नरेबिलिटी होगा, वल्नरेबिलिटी यहां पर होगा। कारण क्यों, मतलब खतरा होगा। कारण क्यों, क्योंकि हम एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है बार बार, दैट वाई कि वो चाहेगा कि आपका कंट्री में कब्जा करने को, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में ज़्यादा पॉइंट वो फोकस नहीं करना है, बस ये जो इतना लिखा है बस इतना सा है, आप लोग समझ लीजिए, याद कर लीजिए। पहला डिफिनेशन, दूसरा एम, यहाँ पर वही था डिफिनेशन एम, डिफिनेशन था डिफिनेशन, यहाँ भी एम क्या है, प्रोडक्टिविटी, मॉडर्नाइजेशन होगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, चेंज इन सोशल आउटलुक होगा, ठीक है। और यदि डिपेंडेंट हैं ऑन ए पर्टिकुलर कंट्री, ऑन इंपोर्ट, डिपेंडेंट है ऑन इंपोर्ट, तो वल्नरेबिलिटी यहाँ पे कंट्री में होगा, वो चाहेगा कि आपके कंट्री में घुसें, ठीक है, प्रयास करेगा। नाउ सेल्फ रिलायंस, ठीक है। अब हम लोग चौथा गोल क्या था 5 ईयर प्लान का, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग बोलते हैं उसको क्या, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या हुआ, सेल्फ रिलायंस का मतलब हुआ कि हम लोग खुद के ऊपर रिलायंस रहें, ठीक है, हम लोग खुद के ऊपर आत्मनिर्भर रहें, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अवॉइड करना है इंपोर्ट को, आपको अवॉइड करना है इंपोर्ट को, और जो भी चीज़ इंपोर्ट कर रहे थे पहले, उस चीज़ का प्रोडक्शन घर में ही कीजिए, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में ही कीजिए, अपना आप अपने घर में ही कीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ रिलायंट। तो इसका एम क्या था, इसका एम था कि हम लोग को क्या करना है, फॉरेन करेंसी को बचाना है, ठीक है, अपने फॉरेन करेंसी जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे जो पैसा आ रहा है फॉरेन करेंसी को बचाना है, और हम लोग को अपने आप में सेल्फ रिलायंट भी बनना है, ठीक है, सेल्फ रिलायंट भी यहाँ पे हमको बनना है। सेल्फ रिलायंस। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो इसमें याद रखिएगा डिफिनेशन, डिफिनेशन में क्या लिखना है कि अवॉइडिंग इंपोर्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स विद इन इंडिया। सेकेंड, एम क्या है, एम क्या है, टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, हम लोग क्या बने, सेल्फ सफिशिएंट बने, सेल्फ सफिशिएंट बने। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ नहीं जरूरी है, ध्यान से, यहाँ से गलती से लिखा गया, ये पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, सेल्फ रिलायंस में, ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा किसमें, सेल्फ रिलायंस में, क्योंकि यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमेशा सेल्फ रिलायंट पॉइंट में हो, क्योंकि हम लोग किसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो यहाँ पर ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बात होगा। तो हम लोग यहाँ पर ये पॉइंट आप सिर्फ ऐड कर लीजिएगा कि जब हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट, डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग फॉरेन गुड्स को अपने कंट्री में अंदर लाएंगे, फॉरेन गुड्स एंटर इनटू इंडिया, तो यहां पर डेंजर फॉर इंडियाज सॉवरेन टेरिटरी, डेंजर फॉर इंडियाज सॉवरेन टेरिटरी, बस ये पॉइंट आपको यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर बस लिख लीजिए, ये यहाँ से हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये रहने दीजिए, आप लिख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको पूरा गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान हुआ। इससे बाहर याद रखिएगा, इससे बाहर ना एक प्रश्न आएंगे और ना ही इससे बाहर आपको कुछ लिखना है, ठीक है, इससे बाहर आपको ना ही कुछ लिखना है, ठीक ना। अब हम लोग जो है मेन फेज में घुसेंगे, वो है क्या, मेन फेज में एंटर करेंगे, डेट इज एग्रीकल्चर, ठीक है। पहले इसको आप लोग बढ़िया से लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम से इसको लिख लीजिए पॉज करके। नाउ वी आर कमिंग टू द एग्रीकल्चर पार्ट।
जब हम लोग एग्रीकल्चर में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम सफ़र किए जा रहे थे एग्रीकल्चर में, और तब हम लोग बात करेंगे क्या क्या रिफॉर्म्स हुआ। ठीक है, पहले हम लोग प्रॉब्लम को समझेंगे तब ना रिफॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम थे। पहले हम लोग प्रॉब्लम को लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोग थर्ड है एग्रीकल्चर। क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिए, व्हाट वेयर द प्रॉब्लम्स suffered by the Indian economy in agriculture sector, कब? प्रायर टू इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले, प्रायर टू इंडिपेंडेंस। ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप क्या लिखिएगा। तो इसमें जो है पहले वर्ड्स हैं वो सारा लिख लीजिए और उसके बाद हम लोग वन बाय वन समझाते हैं आपको। पहला है लो प्रोडक्टिविटी, पहला है लो प्रोडक्टिविटी, पहले लिख लीजिए पॉइंट्स। दूसरा है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा है डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। चौथा है सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग। पांचवा है ओल्ड या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ओल्ड या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। छठा है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। पहले इसमें इंक डाल लेते हैं। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। अब यहाँ पर हम लोग को समझना पड़ेगा वन बाय वन क्या क्या हम लोग को यहाँ पे पॉइंटर्स हैं। ठीक है, क्या क्या हम लोग को यहाँ पे पॉइंटर्स हैं मेन। यही पाँच छः रीजन आपको लिख के आना, यदि क्वेश्चन आ जाएगा क्या कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स सफर्ड बाय द इंडियन एग्रीकल्चर प्रायर टू द इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग का क्या है, लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी लो क्यों था? प्रोडक्टिविटी लो इस वजह से था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। हम लोग के पास टेक्नोलॉजी नहीं था, इस वजह से प्रोडक्टिविटी क्या था, लो था। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, सपोज किसी एक पर्टिकुलर एरिया में 5 आदमी का ज़रूरत है, मान लीजिए 1 कट्ठा ज़मीन में 2 आदमी का ज़रूरत है और उस 1 कट्ठा ज़मीन में 5 आदमी काम कर रहा है। ठीक है, उस 1 कट्ठा ज़मीन में 5 आदमी मान लीजिए काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पर 2 ही आदमी का ज़रूरत है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। वहाँ पे 2 ही आदमी का ज़रूरत है लेकिन काम कितना कर रहे हैं, 5 आदमी। सपोज मान लीजिए उस 5 में से 3 आदमी को बाहर कर दें और बोले कि तुम जाके इंडस्ट्री में काम करो, तो वहाँ पे क्या होगा, उसके घर का इनकम बढ़ेगा। दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हम लोग क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ, लिख लीजिए, when there are too much workers, when there are too much workers are working in the agricultural field, then they are required, that is known as disguised unemployment. Dependent on rainfall, इसका मतलब क्या हुआ, तुम मानसून पे ही डिपेंडेंट हो। उस समय यही था कि कंट्री जो था किसके ऊपर डिपेंडेंट था, सिर्फ और सिर्फ मानसून। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या हुआ, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब हुआ फार्मिंग विच इज बेस्ड ऑन फॉर देयर सेल्फ कंजम्पशन, फार्मिंग बेस्ड ऑन द सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन के ऊपर, खाली सिर्फ और सिर्फ अपना ही कंजम्पशन करेंगे, मेरे पास उतना प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं ताकि हम कहीं एक्सपोर्ट करें या सरप्लस हो तो बेच दे बाहर। नेक्स्ट क्या है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, ठीक है, आउटडेटेड हो चुका है, तो यहाँ पर हम लोग इसको वजह से भी एग्रीकल्चर सेक्टर सेटबैक था। स्मॉल लैंड होल्डिंग, स्मॉल लैंड होल्डिंग का मतलब क्या हुआ कि सबके पास छोटा छोटा लैंड है, सबके पास क्या है, छोटा छोटा लैंड है।
तो इससे क्या होगा, छोटा छोटा लैंड है तो मान लीजिए कोई चाह रहा है प्रोडक्शन करने के लिए बहुत बृहद पैमाने पर, तो वो नहीं कर सकेगा क्योंकि लैंड सबके पास छोटा छोटा है, ठीक है। तो यही चीज़ बाद में जा करके जो है ना कोऑपरेटिव फार्मिंग बनता है, जो हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है, जो रिफॉर्म्स आए। ये सारा पॉइंट आप जॉट डाउन कर लीजिए, ठीक है। व्हाट वर द प्रॉब्लम्स में लो प्रोडक्टिविटी, सबको आप अपने एक एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि फार्मर्स वे डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल ओनली। सो एग्रीकल्चर यदि ख़राब हो गया, एग्रीकल्चर यदि मान लीजिए जो साल वर्षा नहीं हुई, ठीक है, तो वहाँ पे क्रॉप फेलियर हो गया, इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। इफ़ नॉट रेन क्रॉप्स वेयर द क्रॉप्स जो होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल, ठीक है, क्रॉप्स फेल्ड, क्रॉप हार्वेस्टिंग फेल्ड। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, फार्मिंग डेट इज बेस्ड ऑन द सेल्फ कंजम्पशन। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, उस समय किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी सही से था ही नहीं, पुराना सबका टेक्नोलॉजी था, तो इसको सबसे पहले आप लोग उतार लीजिए। देन वी विल कमिंग टू द जो हम लोग का मेन पार्ट है रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, जो एक हम लोग का सबसे बृहद टॉपिक है, जो बड़ा टॉपिक है, उसको अब हम लोग कवर करेंगे। नाउ कमिंग टू द रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर को पहले माइंड मैप देख लीजिए क्या क्या है हम लोग को पढ़ना है इसमें। रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग रिफॉर्म पढ़ेंगे, ये दो रिफॉर्म है, एक है लैंड रिफॉर्म, एक है लैंड रिफॉर्म, और एक है क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन। एक क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। जब हम लोग लैंड रिफॉर्म के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, जब हम लोग लैंड रिफॉर्म बोलते हैं तो लैंड रिफॉर्म में दो है, ठीक है, लैंड रिफॉर्म में क्या है, दो है। एक है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरी, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरी, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरी, और सेकंड जो है वो है लैंड सीलिंग। सेकंड क्या है, लैंड सीलिंग। वेट ए मिनट, सेकंड क्या है, लैंड सीलिंग। नाउ अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में हम लोग क्या क्या बात करेंगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन में मेनली हम लोग बात करेंगे, कुछ बैकग्राउंड बात करेंगे, और फिर क्या पॉजिटिव बात करेंगे और कुछ निगेटिव बात करेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या क्या बात करेंगे, एक इंट्रोडक्शन की फॉर्म में बात करेंगे क्या हुआ, और कुछ इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन और रिस्क इन्वॉल्व्ड, रिस्क इन्वॉल्व्ड इन ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो वन बाय वन हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ए नंबर दे दीजिए, इसको बी नंबर दे दीजिए, ठीक है, और इसको A1 यहाँ पे, A2 ये आपको बी, हाँ बी, बस बी ही रहने दीजिए, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं लैंड रिफॉर्म्स में, ठीक है। जब हम लोग लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर बात करेंगे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरी, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरी। हम लोग कल ही बताए थे आपको कि लैंड सेटलमेंट के बारे में बताए थे ना, जिसमें कि बात किए थे कि ज़मींदार जो था वो ब्रिटिशर और पीजेंट के बीच में रहता था। तो इस इंटरमीडियरी क्या करता था, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करता था पीजेंट का, बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करता था पीजेंट से, और किसको देता था, वो जा करके ब्रिटिशर को देता था। उसमें से भी कुछ परसेंटेज उसको भी मिलता था, लेकिन वो जितना ज़्यादा कलेक्ट करता था उतना उसको ज़्यादा फ़ायदा होता था। तो इंटरमीडियरी का अबोलिशन यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स उठाए जिससे कि इंटरमीडियरी खत्म हो गया। उसके बाद क्या है सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट कि 200 लाख फार्मर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गया, 200 लाख फार्मर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गया, किसका, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गया गवर्नमेंट का, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गया किसका, गवर्नमेंट का। अब यहाँ पे कुछ ध्यान देना, जैसे इंटरमीडियरी में हम लोग बात करेंगे, जैसे तो ये दोनों में हम लोग प्रॉब्लम्स ही बात करेंगे, ठीक है, दोनों में हम लोग प्रॉब्लम्स भी बात करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी, ठीक है, दोनों में हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी बात करेंगे। तो गवर्नमेंट सबसे पहले क्या स्टेप उठाई एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरी में, गवर्नमेंट बोली क्या कि हम एबोलिश कर रहे हैं इंटरमीडियरी का कंसेप्ट को, ठीक है, ताकि
जो ओरिजिनल टीलर है लैंड का वो टीलर ओरिजिनल रहे, जो ओरिजिनल टीनेंट जो ओरिजिनल पीजेंट है लैंड का वो ओरिजिनल रहे, ठीक है। और यहाँ पे बिचौलिया सिस्टम खत्म। सेकंड, 200 लाख फार्मर जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गया किसका, ठीक है, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गया किसका, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गया गवर्नमेंट का, ठीक। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, यदि जो लैंड, मान लीजिए ये 1 कट्ठा का लैंड है, 2 कट्ठा का लैंड है, यह किसी एक पर्टिकुलर पीजेंट का था, उसको बाहर निकाल दिया था पहले, और यदि उसको हम लोग लैंड फिर से गवर्नमेंट दे दी तो उससे क्या होगा, वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेगा और उसको ये इंसेंटिव भी मिलेगा कि सरकार मेरे लिए कुछ काम कर रही है, और वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेगा। ये 3 बात आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरी में। सबसे पहला बात क्या, सबसे पहला बात क्या कि गवर्नमेंट एबोलिश्ड द इंटरमीडियरी, गवर्नमेंट एबोलिश द इंटरमीडियरी, ठीक है। गवर्नमेंट यहाँ पे एबोलिश कर दी इंटरमीडियरी को, ताकि टीनेंट्स जो है वह कल्टीवेटर बन सके, कल्टीवेटर्स ऑफ देयर ओन लैंड, ठीक है, जो भाड़ेदार पहले थे। सेकंड, 200 लाख फार्मर्स वह क्या हुआ, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद गवर्नमेंट के साथ वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गया। उसके बाद बेनिफिट मिला फार्मर को, बेनिफिट्स टू फार्मर, क्या बेनिफिट मिला फार्मर को वही बेनिफिट मिला ताकि इसको इंसेंटिव मिला, इंसेंटिव टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होगा, बूम होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पे बूम होगा, ठीक है, बूम्ड। अब ये तो था एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरी, लेकिन इसके साथ तो हम क्या बोले, कुछ प्रॉब्लम्स भी थे। तो प्रॉब्लम क्या थे कि यहाँ पर गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन में ही लूप होल्स था, पहला प्रॉब्लम कि गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाई थी उसमें ही कमियां थी, पहला। सेकेंड जो प्रॉब्लम था बच्चों वो क्या था कि जो भी टीनेंट्स को हटा दिया गया था, ठीक है, जो भी टीनेंट्स को यहाँ पर हटा करके ये बनाया गया था, ठीक है, कल्टीवेटर बनाया गया था। अब क्या किया गया, उस टीनेंट को हटा दिया गया और जो भी पहले काम कर रहा था जमींदार, वो बोला कि हम ही इसका सेल्फ कल्टीवेटर है, सेल्फ कल्टीवेटर है। सेकंड बात, कहने का मतलब क्या, टीनेंट्स को भगा दिया वहाँ से और जो भी लैंड टीनेंट का था वो अपने पास कर लिया, वो अपने नाम कर लिया और बोला हमें इसका सेल्फ कल्टीवेटर है, सेल्फ कल्टीवेटर है। तो यह प्रॉब्लम यहाँ पे था। उसके बाद क्या आया, उसके बाद एक प्रॉब्लम और था कि एबोलिश करने के बाद भी पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बेनिफिट नहीं पहुंचा, ये प्रॉब्लम आपका था, ठीक है। ये प्रॉब्लम था किसका, प्रॉब्लम्स विद द एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरी, क्या प्रॉब्लम थे। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था, इन लूप होल्स, सबसे पहला लिखिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स, लूप होल्स इन लेजिस्लेशन, कमियां थी इन लेजिस्लेशन, प्रॉब्लम कहाँ था, इन लेजिस्लेशन। सेकेंड पॉइंट, जमींदार टीनेंट्स वेयर एविक्टेड, टीनेंट्स को हटा दिया गया, टीनेंट्स वेयर एविक्टेड एंड जमींदार बन गया सेल्फ कल्टीवेटर, जमींदार क्लेम्ड एज सेल्फ कल्टीवेटर। उसके बाद तीसरा, ठीक, लूप होल था, टीनेंट को हटा दिया गया, जमींदार बन गया। उसके बाद बेनिफिट जो है बेनिफिट ऑफ एबोलिशन का वह नहीं पहुंच सका, डिड नॉट रीच टू द पुअरेस्ट सेक्शन तक नहीं पहुंच सका। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्या चीज़, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरी भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इससे बाहर से किसी भी तरह का सवाल नहीं आएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, लैंड सीलिंग के बारे में। पहले समझ लीजिए, पहले इसको लिख भी लीजिए, ठीक है, फिर समझाते हैं लैंड सीलिंग क्या होता है। लैंड सीलिंग का बच्चों मतलब क्या होता है कि लैंड को सील कर दिया। सीलिंग का मतलब क्या, एक मैक्सिमम लिमिट लगा दिया कि ए पर्सन कैन होल्ड, ये एक पर्सन जो है, एक इंडिविजुअल जो कितना लैंड उसके पास हो सकता है। तो सरकार ये तो काम बहुत बढ़िया की कि लैंड सीलिंग लगा दी।
तो इसका पर्पस क्या था? पर्पस गवर्नमेंट का यही था कि जिसके पास ज़्यादा लैंड है, कंसंट्रेशन ऑफ लैंड बहुत ज़्यादा है, उसको कम कर दें ताकि इनइक्वालिटी हो, ठीक है, ताकि इक्वालिटी हो सोसाइटी में, इक्विटी दिखे एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये सारा मेन पर्पस था सरकार का लैंड सीलिंग में। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आ गई लैंड सीलिंग में प्रॉब्लम वही आ गई कि बहुत सारा लोग जाके क्या किया, बहुत सारा लोग जाके कोर्ट में केस करने लगा कि मेरा ये लैंड था, बोलता है हमको दे दो, ठीक है, मेरा ये लैंड था, बोलता है हमको दे। तो इस कोर्ट के चक्कर में क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा लेट हुआ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस कोर्ट के चक्कर में, केस के चक्कर में बहुत ज़्यादा देर इम्प्लीमेंटेशन बहुत लेट से हुआ। जब डिले इम्प्लीमेंटेशन होगा तो जो भी लैंड, मान लीजिए आज के दिन में मेरा है और जान रहे हैं कि ये केस होते होते 3-4 साल लग जाएगा, तो क्या किया, हम लैंड रिलेटिव के नाम कर दिए लैंड, ठीक है, किसी सर्वेंट के नाम कर दिए, नौकर के नाम कर दिए, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम था यहाँ पर लेजिस्लेशन में भी, ठीक है, यहाँ पर भी लेजिस्लेशन में प्रॉब्लम था, लैंड सीलिंग में भी, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको लिखाते हैं। सब चीज़ लिखते चलिए ताकि आपका रिवीजन भी होते चलेगा अच्छा से। अब लैंड सीलिंग का मतलब क्या है? लैंड सीलिंग का मतलब है द अमाउंट ऑफ, पहला लिखिए यहाँ पे डिफिनेशन, द अमाउंट ऑफ लैंड एन इंडिविजुअल कैन होल्ड, या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड लिखे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड एन इंडिविजुअल कैन होल्ड, उसको बोलते हैं लैंड सीलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे पर्पस क्या था इसका? पर्पस यही था टू रिड्यूस, कम करें, द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ लैंड फ्रॉम बिग लैंडलॉर्ड, और क्या था, एम क्या था, एम इक्विटी इन एग्रीकल्चर। इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर में इक्विटी दिखेगा, समानता दिखेगा। तो ये आपका लैंड सीलिंग में इतना पॉइंट लिखना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आया, इसको अब मिटा देते हैं, लमसम सेम ही प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम विथ लैंड सीलिंग में भी। पहला प्रॉब्लम तो ये कॉमन ही रहेगा, लूप होल्स इन लेजिस्लेशन। दूसरा, लैंड सीलिंग वाज चैलेंज इन कोर्ट, इसको चैलेंज किया गया कोर्ट में, चैलेंज इन कोर्ट। और ये चैलेंज जो किया गया, यहाँ पे टाइम भी लगा, टाइम कंज्यूमिंग था। टाइम कंज्यूमिंग के वजह से क्या हुआ, यहाँ पर लैंड जो था वो ट्रांसफर कर दिया गया, ट्रांसफर टू द रिलेटिव्स, सर्वेंट्स एटसेट्रा। और इसके वजह से क्या हुआ, तीसरा, डिलेड इम्प्लीमेंटेशन इसका क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डिले हुआ, बहुत ज़्यादा क्या हुआ, डिले हुआ, ठीक है। ये टोटल बात आपको ध्यान देना है लैंड रिफॉर्म्स में, ठीक है, टोटल बात आपको ध्यान देना है कि इसमें लैंड रिफॉर्म्स में, ठीक है। ये पूरा पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। नाउ इसको लिख लीजिए। नाउ हम आते हैं हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर। अब क्या था, कुछ पॉइंटर्स है जो हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन पे, वो सबसे पहले आप लोग को लिख लेना चाहिए, ठीक है। हम लिखते हैं, वन बाय वन आप लिखते चलिएगा। अब देखिए, बी नंबर, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, यहाँ पर हम लोग ग्रीन क्यों बोलते हैं इसको, ग्रीन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ था। और क्या था मेन रीजन क्रॉप के प्रोडक्शन का, बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ HYV सीड्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ HYV सीड्स। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन, बी नंबर, ग्रीन रिवॉल्यूशन। जितना सा लिखा रहे हैं उतना सा लिखते जाइए, इससे बाहर कुछ भी बोर्ड में सवाल ही नहीं आने वाला है, कभी नहीं आएगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन, नाउ इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, इट रेफर्स टू, इसका मतलब है डेफिनेशन लिखिए, इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द
प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ HYV सीड। HYV सीड का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई यील्डिंग, जो हाई यील्ड दे, जो ज़्यादा पैदावार दे, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, वेराइटीज सीड्स, ठीक है, वेराइटी ऑफ सीड्स, इसको बोलते हैं हम लोग HYV सीड्स। उसके बाद डिफिनेशन ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फादर कौन है? फादर, यदि हम वर्ल्ड के लेवल में देखें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर है डॉक्टर नॉर्मैन, डॉक्टर नॉर्मैन। और इंडिया में देखें फादर, यदि इंडिया में देखें तो यह है MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन। तो यह आपका यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एक नंबर में पूछ सकता है, ये सब फादर जैसे हो गए, डिफिनेशन हो गया। उसके बाद 1966 में इंडिया में HYV प्रोग्राम चलाया गया था, ठीक है। इंडिया एडॉप्टेड HYV प्रोग्राम, ठीक है, इंडिया एडॉप्टेड HYV प्रोग्राम। उसके बाद कुछ कुछ फीचर होता है HYV सीड्स का, ठीक है, HYV सीड्स का कुछ फीचर होता है, जैसे HYV सीड्स रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, HYV सीड्स रिक्वायर ह्यूज वाटर सप्लाई, ये रिक्वायर्स बहुत ज़्यादा इसमें पानी लगता है, ठीक है, रिक्वायर्स ह्यूज इरिगेशनल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा लगता है। उसके बाद इट रिक्वायर्स केमिकल फर्टिलाइजर, यहाँ पे हम लोग ह्यूज डोजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये आपका एक तरह से क्या हो गया? ये आपका एक तरह से फीचर्स हो गया HYV सीड्स का, फीचर्स ऑफ HYV सीड्स, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे, अब कि क्या क्या हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। मेन मुद्दा पे आते हैं, क्या है। यदि हम लोग बात करें फेजेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन की, तो दो मेन फेज है। एक फेज है 1960 से 70 तक, फर्स्ट फेज, जिसमें कि कुछ एरिया में ये सीमित था। मतलब इसमें याद रखने का तरीका क्या, फर्स्ट फेज जो था वो रेस्ट्रिक्टेड था। रेस्ट्रिक्टेड कहाँ तक था? तो कुछ स्टेट तक था, और रेस्ट्रिक्टेड कुछ क्रॉप तक ही था, जैसे व्हीट, ठीक है, जैसे ओनली व्हीट। लेकिन जब हम लोग सेकेंड फेज के बारे में बात करते हैं, जो 1970 से 80 तक था, उसमें क्या था? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, वो स्प्रेड हो चुका था ऑल ओवर इंडिया में, और मेजर क्रॉप का भी प्रोडक्शन हो रहा था। तो ये सेकेंड में लिख लीजिए यहाँ पे आप लोग, टू मेन फेज, दो फेजेस थे, ठीक है। पहला फेज 1960 से लेके 1970 तक, ठीक है, 1960 से लेके 1970 तक, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट फेज है। ये फर्स्ट फेज है। यहां पर क्या था? सारा चीज रेस्ट्रिक्टेड टू सम स्टेट्स। उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली व्हीट, सिर्फ व्हीट तक ही था रेस्ट्रिक्टेड। उसके बाद 1970 से लेके 1980 तक यहाँ पर क्या था? स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ ऑल मेजर क्रॉप्स, यहाँ पे आपको यह बात करना है दो मेन फेज का, ठीक। आप ये पहले आप उतार लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे क्या कि क्या इंपॉर्टेंट इफेक्ट था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, क्या बढ़िया चीज़ हुआ इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या बढ़िया चीज़ हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से, और क्या खराब चीज़ भी हुआ, ठीक है। व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व। याद रखिए, जब हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ा रहे थे तो बताए थे, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, फिर फेज पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंट इफेक्ट पढ़ेंगे, और फिर रिस्क पढ़ेंगे, ठीक है। ये चार चीज़ आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन में पढ़ना है, ठीक है।
नाउ जब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट इफेक्ट, ठीक है। तो इरेज कर देते हैं, आप लोग आराम से लिखते भी जाइए, ठीक है, ताकि बढ़िया रहेगा, याद भी होते रहेगा आप लोग को। लिखने से जितना लिखते जाइएगा उतना आपको याद भी होते जाएगा लगातार। ना इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, मात्र 3 ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है और उसको याद करने का भी तरीका बता देंगे आपको अभी, ठीक है। इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, यदि क्वेश्चन आ जाएगा कि पॉजिटिव इफेक्ट बताइए तो वही है, सेम ही है, पॉजिटिव इफेक्ट भी सेम ही है, ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट सेम ही है। सबसे पहला क्या पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है, तो इंडिया जो था ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले सेल्फ सफिशिएंट था ही नहीं। आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया और उसके बाद मार्केटेड सरप्लस का भी एक कंसेप्ट आया। पहले मार्केटेड सरप्लस का कंसेप्ट नहीं था। तो पहला क्या है, मार्केटेड सरप्लस। पहले ऐसे समझ लीजिए कि पहले क्या था, मार्केटेड सरप्लस। पहले आपका लोग क्या था, पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग था कि नहीं, पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग था, लोग अपना जीविका चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, मार्केट सरप्लस, इतना प्रोडक्शन करने लगे कि मार्केट में भी हम लोग सप्लाई करने लगे, ठीक है, सरप्लस हो गया प्रोडक्शन। जब सरप्लस हो गया प्रोडक्शन तो इसका मतलब क्या है, जब सरप्लस प्रोडक्शन हो जाएगा, किसी चीज़ का सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, डिमांड कम रहेगा, सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम, तो क्या हो जाएगा, प्राइस इस चीज़ का घट जाएगा। तो प्राइस घट जाएगा तो इससे क्या होगा, ये बेनिफिट करेगा किसको, लो इनकम ग्रुप को भी, बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, ये लो इनकम ग्रुप को भी यहाँ पे बेनिफिट करेगा। तो सेकंड क्या हो जाएगा, बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, ये पहला हो गया, ये सेकंड हो गया, पहला सेकंड। और थर्ड, जब मार्केटेड सरप्लस हो जाएगा, जब मार्केटेड सरप्लस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सरप्लस हो गया कंट्री में, कंजम्पशन करने के बाद ही बहुत सामान बच चुका है, तो क्या होगा उससे, तो उससे क्या होगा, हम लोग के कंट्री में बफर स्टॉक का भी बिल्डिंग हो जाएगा, बफर स्टॉक भी हो जाएगा। और बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जब कर लेती है तो उसको एज ए इमरजेंसी कोटा रखती है, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोड्यूस मच गुड्स, ठीक है, इसका इस्तेमाल कब होता है, यूज इन इमरजेंसी, ठीक है, यूज इन इमरजेंसी। और यहाँ पर जो बफर है, ठीक है, बफर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बिल्ड द बफर, सरकार यहाँ पे गोडाउन वोडाउन बनाना स्टार्ट कर देती है ताकि वो जो प्रोडक्शन है, गवर्नमेंट प्रोड्यूस द सरप्लस प्रोडक्ट, सरप्लस लिखे, गुड मोर नहीं लिखे, सरप्लस प्रोडक्ट या गुड्स, ठीक है। ये 3 पॉजिटिव थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के। मार्केटेड सरप्लस हुआ, मार्केटेड सरप्लस क्या मतलब हुआ, जब सप्लाई ज़्यादा होगा, डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा, इतना ऑटोमेटिक कंसेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और जब दम कम होगा तो जो भी कम पैसा वाला लोग भी है वो भी खरीदना स्टार्ट कर देगा। तो बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, जो पहले सामान नहीं खरीद पाता था क्योंकि उसका दाम ज़्यादा था, क्योंकि डिमांड ज़्यादा था लेकिन सप्लाई कम था ना, तो अभी उसको वो भी ले पा रहा है। और तीसरा बफर स्टॉक, ठीक है, तीसरा क्या है, बफर स्टॉक। गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट प्रोड्यूस, गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट या सरप्लस, यहाँ पे एक तरह से लिख सकते हो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन भी है, क्या है, फूड ग्रेन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन है, ठीक है, ताकि वो इन द इमरजेंसी सिचुएशन गवर्नमेंट यूज दिस बफर स्टॉक, ओके। तो ये मेन इंपॉर्टेंट 3 पॉजिटिव थे, ठीक है। 1 बाय 1 आप इसको जॉट डाउन भी कर लीजिए इसी तरीके से। मार्केटेड सरप्लस होगा तो बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, मार्केट सरप्लस की वजह से बफर स्टॉक का भी क्रिएशन होगा, ठीक है। तो ये आपके पॉजिटिव थे। अब निगेटिव क्या है, ये तो इंपॉर्टेंट इफेक्ट था। उसके बाद निगेटिव देखिए, निगेटिव, अब निगेटिव में जो सबसे पहला बात है वह क्या है, रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी,
रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी कैसे बढ़ेगा? क्योंकि HYV सीड्स जो है ना, HYV सीड्स जो हैं ये ज़्यादा कॉस्टलियर पड़ते हैं, HYV सीड ज़्यादा कॉस्टलियर पड़ते हैं। सो दैट पुअर पर्सन, पुअर फार्मर कुड नॉट अफोर्ड, पुअर फार्मर अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और वो तो नॉर्मली जैसे कर रहा है वैसे ही करेगा, तो इनइक्वालिटी बढ़ जाएगा यदि HYV सीड्स का इस्तेमाल करेगा अमीर लोग तो, ठीक है, इनइक्वालिटी बढ़ेगा। और सेकेंड जो है रिस्क ऑफ पेस्ट कंट्रोल, रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, कंट्रोल नहीं करना, या तो अटैक है ना। अब क्या होता है, HYV सीड्स आर मोर प्रोन टू द पेस्ट, HYV सीड्स आर मोर प्रोन टू पेस्ट अटैक। मतलब यहाँ पर HYV सीड जो है, जो भी प्रोडक्शन करते हैं वहाँ पे ज़्यादा पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कीड़ा मकोड़े। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इंसेक्ट्स, ठीक है, प्लस डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और यदि इफ़ स्मॉल फार्मर यदि यूज़ कर लिया HYV, ठीक है, स्मॉल फार्मर यदि यूज़ कर लिया HYV, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा खोने के लिए, नथिंग टू लूज़ विथ स्मॉल फार्मर। उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा खोने के लिए, क्योंकि एक तो ऑलरेडी बहुत महंगा है, उसके बाद यदि पेस्ट अटैक हो गया तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, नथिंग टू लूज़ विथ स्मॉल फार्मर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, निगेटिव में, ठीक है। लेकिन सरकार क्या करती है, सरकार ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हुआ तो महंगा था HYV सीड्स, गवर्नमेंट क्या की थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड की थी सब्सिडी, गवर्नमेंट प्रोवाइड की थी सब्सिडी, प्लस गवर्नमेंट लोन भी प्रोवाइड की थी, लोन टू स्मॉल फार्मर एट लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। इसके अलावा आपको किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल यूज़ नहीं करना है, बस इतना सा पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में, ठीक है, बस इतना सा। नाउ अब आपके बुक में एक डिबेट दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर सब्सिडी को लेकर डिबेट दिया गया है, ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए फिर हम इसको इरेज करेंगे। अब आपके बुक में एक डिबेट दिया गया, डिबेट ऑन द एग्रीकल्चरल सब्सिडी। ये तो डिबेट हालांकि बहुत दिन से चलता हुआ भी आ रहा है एग्रीकल्चर सब्सिडी को लेकर के। सब्सिडी होता क्या है? सब्सिडी एक कंसेशन होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है टू द नीडी पीपल। सब्सिडी क्या है? एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है टू द नीडी पीपल, सो दैट सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड, ठीक है, सो दैट सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड, ठीक। उसके बाद कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं, पहले हेडिंग डाल लीजिए, कुछ डिबेट्स ओवर एग्रीकल्चरल सब्सिडी। और कुछ इकोनॉमिस्ट जो है कुछ फेवर में बोलते हैं कि एग्रीकल्चर सब्सिडी देना चाहिए, और कुछ इकोनॉमिस्ट जो है वो बोलते हैं एग्रीकल्चर सब्सिडी नहीं देना चाहिए। तो हम लोग दोनों चीज़ को यहाँ पे वन बाय वन पहले समझेंगे। सब्सिडी क्या होता है? तो सब्सिडी क्या, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस किसके द्वारा दिया जाता है? गिवन बाय द गवर्नमेंट। किसके द्वारा दिया जाता है? गिवन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। सो दैट सोशल वेलफेयर कैन बी अचीव्ड, ताकि सोशल वेलफेयर अचीव्ड हो सके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सिडी। उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्गुमेंट्स इन फेवर आर्गुमेंट्स इन फेवर और आर्गुमेंट्स अगेंस्ट, ठीक है। आर्गुमेंट्स इन फेवर, आर्गुमेंट्स इन अगेंस्ट। अब यहाँ पे सिंपल सा 2 मिनट सुनिएगा ध्यान से। जो इकोनॉमिस्ट बोलते हैं क्या सब्सिडी देना चाहिए, मतलब सब्सिडी मिलना चाहिए, उसका कहना क्या था कि एग्रीकल्चर एक रिस्की बिजनेस है। एग्रीकल्चर एक रिस्की बिजनेस है, मतलब एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो बहुत ज़्यादा रिस्क है तो मेरे पास जो फार्मर है वो भी बहुत ज़्यादा गरीब है,
तो हम लोग को यहाँ पे सब्सिडी देना चाहिए। ये दो बात बोला कि एग्रीकल्चर एक रिस्की बिजनेस है। दूसरा लॉजिक क्या दिया कि मोस्ट मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स आर पुअर। जब मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स पुअर हैं तो हमको सब्सिडी यहाँ पे देना चाहिए, और यदि सब्सिडी नहीं देंगे तो इनकम इनइक्वालिटी दिखेगा, ये बोला। ठीक है, यह क्या बोला? एग्रीकल्चर जो है इज अ रिस्की बिजनेस। बोला एग्रीकल्चर क्या रिस्की बिजनेस है। दूसरा क्या बोला? मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स क्या है? वो पुअर हैं। मेजोरिटी ऑफ द फार्मर क्या है? गरीब हैं। ठीक। तीसरा क्या बोला? यदि आप सब्सिडी नहीं दीजिएगा तो इनकम इनइक्वालिटी दिखेगा सोसाइटी में। इनकम इनइक्वालिटी कैन बी सीन इफ देयर इज नो सब्सिडी। ठीक है, ये बात बोला कौन? आर्गुमेंट्स इन फेवर, मतलब जो इकोनॉमिस्ट फेवर करे थे सब्सिडी मिलना चाहिए। अब आर्गुमेंट्स इन अगेंस्ट में, आर्गुमेंट्स इन अगेंस्ट में कहा गया क्या? यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। ये इसमें जो इकोनॉमिस्ट कह क्या रहे थे कि सब्सिडी यहाँ पर नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं देना चाहिए? ये बोले क्या कि जब तक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, मतलब व्हेन द फार्मर्स अडॉप्टेड द टेक्नोलॉजी, जैसे ही फार्मर अडॉप्ट कर लिया टेक्नोलॉजी। अब कौन सा टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो ग्रीन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला टेक्नोलॉजी। तो वैसे ही सब्सिडी को हटा दीजिए, सब्सिडी को फेज्ड आउट कर दीजिए, ये एक बोलता है। और सेकंड बोलता है क्यों नहीं देना चाहिए कि सब्सिडी जो है टारगेटेड ग्रुप को फोकस कर ही नहीं पा रहा है। मतलब पुअर पर्सन के लिए सब्सिडी लिया गया था और वह पुअर पर्सन को दे ही नहीं रहा है। बजाय किसको दे रहा है? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को दे रहा है। बजाय किसको दे रहा है? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को। तो यहां पर भी क्या पॉइंट्स हैं कि आफ्टर दी वाइडर एक्सेप्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, आफ्टर द वाइडर एक्सेप्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे ही टेक्नोलॉजी को एक्सेप्टेंस कर लिए सब्सिडी को हटा दो। सब्सिडी विल बी फेज्ड आउट, सब्सिडी विल बी फेज्ड आउट, सब्सिडी को हटा दो। ठीक है, सेकंड क्या बोला? सब्सिडी को हटाने का क्या बोला तरीका कि सब्सिडी डिड नॉट प्रोवाइड बेनिफिट, किसको? गरीब को, टू पुअर, रैदर दे प्रोवाइड बेनिफिट, रैदर दे प्रोवाइड बेनिफिट, मतलब सब्सिडी प्रोवाइड बेनिफिट किसको दे रहा है? टू फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, टू फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, टू फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो ये सारा बात समझ में आ गया। डिबेट्स ओवर द एग्रीकल्चर सब्सिडी। पहला था आर्गुमेंट्स इन फेवर में, जहां पर उन्होंने कहा क्या? कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि एग्रीकल्चर इज रिस्की, मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स आर पुअर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पुअर, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और आर्गुमेंट्स अगेंस्ट में क्या था? आफ्टर द वाइडर एक्सेप्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, सब्सिडी को खत्म कर दीजिए, और उसके बाद जो बेनिफिट है वो गरीब को नहीं पहुंच रहा है, बेनिफिट जो है वो गरीब को नहीं पहुंच रहा है, रादर जो बेनिफिट है वो किसको पहुंच रहा है? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को पहुंच रहा है। किसको पहुंच रहा है? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को पहुंच रहा है। बस इतना सा इसमें पॉइंट था। और एग्रीकल्चर सेक्टर में 1950 से मॉड्यूल 2 जो हमारा है, ये जो मॉड्यूल 2 है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, नाउ इंडस्ट्रियल सेक्टर सेकेंड है हम लोग का इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट थर्ड ना इंडस्ट्रियल, हाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड गोल हो गया पहला, ये सेकेंड एग्रीकल्चर, थर्ड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। नाउ अब जो है थोड़ा सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब हम लोग का एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करा दिए। अब यहाँ पर हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर आ रहे हैं।
जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो सारा बात बताएंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर कंट्री। कैसे, यदि क्वेश्चन आ गया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे प्ले करता है? सबसे पहला कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल एम्प्लॉयमेंट है। क्या है वो? स्टेबल एम्प्लॉयमेंट है। दूसरा, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो मॉडर्नाइजेशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो क्या करता है? मॉडर्नाइजेशन भी प्रोवाइड करता है। कैसे? तो अब नया नया इंडस्ट्रीज खुल गया तो नया नया मॉडर्न टेक्निक्स आ रहे हैं, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी दिखता है। ठीक है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी दिखता है और उसके वजह से लोगों का इनकम भी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सारा बात है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। हाउ? कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लेड कर रहा है इंपॉर्टेंट रोल? तो सबसे पहले क्या बोले, यहाँ पे स्टेबल एम्प्लॉयमेंट है, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट है। सेकंड क्या है? मॉडर्नाइजेशन है। जब मॉडर्नाइजेशन होगा, कंट्री में मॉडर्न टेक्निक्स आएंगे, कंट्री में यदि मॉडर्न टेक्निक्स आएंगे तो क्या होगा उससे? तो उससे क्या होगा? यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कैन बी सीन। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कैन बी सीन, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कैन बी सीन। ठीक है, उसके बाद इनकम भी लोगों का बढ़ेगा, इनकम इंक्रीज, इनकम बढ़ेगा, सेविंग भी बढ़ेगा। ठीक है, सेविंग भी लोगों का यहाँ पे क्या होगा? बढ़ेगा। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हम लोग का बैकबोन भी है। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है? हम लोग का बैकबोन भी है। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है? हम लोग का बैकबोन भी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है बैकबोन भी है इकोनॉमी का, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद क्या ध्यान देना है कि हमारे इंडिया में कॉटन और जूट मिल के अलावा जो इंडस्ट्री खुला था, पता है आपको, आयरन स्टील इंडस्ट्री खुला था। ठीक है, तो वो दो ही जगह उस समय थे शुरुआत में, आयरन एंड स्टील फर्म्स। आयरन स्टील फर्म्स जो है मेनली दो जगह ही थे। वो कहाँ कहाँ? एक था कोलकाता और एक था जमशेदपुर। जमशेदपुर और सेकंड कोलकाता, जमशेदपुर एंड सेकंड कोलकाता। ठीक है, तो ये दो ही जगह आपका फॉर्म रेस्ट्रिक्टेड थे। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन हो गया कि कैसे, एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में भी हो गया कि स्टेबल एम्प्लॉयमेंट देता है रादर देन एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइजेशन, इनकम बढ़ता है, सेविंग भी बढ़ता है, बैकबोन भी है और रेस्ट्रिक्टेड था ये फॉर्म। दो ही जगह शुरुआत में, इनिशियली कोलकाता और जमशेदपुर में। उसके बाद अब हम लोग का जो मेन टॉपिक चालू हो रहा है उसमें तीन टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट हैं कि क्यों, व्हाई देयर इज अ इंटरवेंशन ऑफ स्टेट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकंड, आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। और थर्ड, कार्वे कमिटी दैट इज बेस्ड ऑन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये तीन टॉपिक हम लोग का मेन है। ठीक है, ये तीन टॉपिक हम लोग का यहाँ पे मेन है। तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, स्टेट इंटरवेंशन क्यों था? स्टेट इंटरवेंशन क्यों था? ठीक, व्हाई देयर इज स्टेट, व्हाई देयर वाज स्टेट इंटरवेंशन। स्टेट का मतलब क्या हुआ? पब्लिक, गवर्नमेंट। व्हाई देयर वाज गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो सबसे पहला कारण क्या था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जितने ही पूंजी लगते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लगता है, ह्यूज कैपिटल वेयर इन्वेस्टेड। तो सबसे पहला कैपिटल का भी लैक था प्राइवेट के पास। यदि मान लीजिए प्राइवेट के पास यदि किसी तरह का उसको इन्वेस्टमेंट करना है तो कैपिटल का भी तो कमी होगा ना, और गवर्नमेंट के पास तो कमी नहीं था। तो लैक ऑफ कैपिटल इन द प्राइवेट सेक्टर। और जब कैपिटल है तो वो क्यों सोचेगा, मान लीजिए उसके पास कैपिटल भी, उसका तो मोटिव क्या होगा? उसका मोटिव क्या होगा? उसका मोटिव होगा किस, क्या चीज़? प्रॉफिट मेकिंग। लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा मोटिव नहीं है, तो उसका किसी भी तरह का इंसेंटिव ही नहीं बनता है कि हम इसमें इंडल्ज हो। यदि वो गवर्नमेंट शुरुआत में इंडस्ट्री आपका नया नया ही था ना, यदि प्राइवेट कोई दे देते तो वो क्या करता? सब पैसा चूस लेता लोग का। लेकिन इस वजह से हम लोग उसको भी नहीं दिए। लैक ऑफ इंसेंटिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, क्यों काम करेगा? और उसके बाद थर्ड, लोगों का भलाई के लिए भी सरकार यहाँ पे
एंटर करती है किसमें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। मतलब पब्लिक सेक्टर का एक ऑब्लिगेशन भी होता है क्या चीज़, टू अचीव सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ कैपिटल विथ प्राइवेट सेक्टर, विथ प्राइवेट सेक्टर इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल, कैपिटल इंपॉर्टेंट। लैक ऑफ इंसेंटिव विथ प्राइवेट सेक्टर, लैक ऑफ इंसेंटिव विथ प्राइवेट सेक्टर। और थर्ड है पब्लिक सेक्टर हैज एन ऑब्लिगेशन, पब्लिक सेक्टर हैज एन ऑब्लिगेशन, पब्लिक सेक्टर के पास ये ऑब्लिगेशन है, हैड एन ऑब्लिगेशन क्या, टू प्रोवाइड सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। यह कारण था कि स्टेट का इंटरवेंशन दिखा कहाँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक, स्टेट का इंटरवेंशन कहाँ दिखता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक, उसके बाद इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, देन आई विल मूव ऑन टू द IPR। ठीक, नाउ राइट डाउन द हेडिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। यदि किसी भी तरह का क्वेश्चन आ गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन से, जो हम लिखा रहे हैं वही लिख दीजिएगा, उससे बाहर किसी भी तरह का कोई भी चीज़ नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाहर किसी भी तरह का कोई भी चीज़ नहीं आएगा। नाउ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज ए कंप्रिहेंसिव पैकेज, it is a comprehensive package of policy, it is a comprehensive package of policy measures, it is a comprehensive package of policy measures which covers the issue related with the different industry, related with the different industry, related with the different industry, industrial policy resolution। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन क्या है, ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, याद रखिए क्या है ये, अभी लिखवा दिया आपको, यह क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ पॉलिसी मेजर, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ पॉलिसी मेजर। और इस कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज में क्या रहेगा, इस कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज में रहेगा बहुत सारा मेजर्स, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज में क्या रहेगा, बहुत सारा मेजर्स। क्या चीज़ से रिलेटेड, बहुत सारा इशूज अलग अलग इंडस्ट्री से रिलेटेड, रिलेटेड टू डिफरेंट इंडस्ट्री, रिलेटेड टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, रिलेटेड टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, IPR। ठीक है, तो फर्स्ट IPR तो आपको पता है, पहला IPR तो आपको पता है, ये होगा डिफिनेशन। पहला IPR तो आपको पता है कब था, फर्स्ट IPR 1948 में, और ये सेकेंड IPR है, सेकेंड IPR 2 अप्रैल शायद है 1956, 2 अप्रैल 1956, सेकेंड 30 अप्रैल 1956। नो, अब यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट IPR में, वो हम लोग 3 बात करते हैं। कितना बात, 3 बात। पहला चीज़ समझना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, क्या मतलब होता है, क्योंकि ये सब आपको चीज़ बुक में नहीं मिलेगी। ठीक है, और आपको ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या मतलब होता है, बिकॉज बेसिक मीनिंग आप नहीं समझेगा तो कोई भी चीज़ को कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो पहला इसमें हम लोग बात करते हैं क्या, कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। सेकेंड बात करते हैं हम लोग क्या, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। और थर्ड बात करते हैं इंडस्ट्रियल सोपिंग। ठीक है, इंडस्ट्रियल सोपिंग, SOP। ठीक है, इंडस्ट्रियल सोप क्या होता है उसका मतलब हम लोग समझेंगे। तो पहला हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री।
आईपीआर के अंदर पहला पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो 3 तरीके का क्लासिफिकेशन है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। जब हम बोलते हैं शेड्यूल ए तो शेड्यूल ए का मतलब क्या हुआ कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ ओनली पब्लिक सेक्टर, यहां पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही रहेगा, 100% गवर्नमेंट सेक्टर, यहां पर कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा। इसमें जैसे एग्जांपल, जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। और इसमें कितना इंडस्ट्री आएगा? 17। कितना इंडस्ट्री आएगा? 17। इसमें कितना इंडस्ट्री आएगा? 12, ठीक है, 12। और शेड्यूल बी में कैसा इंडस्ट्री रहता है? यहाँ पर 50-50 एक तरह से समझ लीजिए। यहाँ पे क्या समझ लीजिए? एक तरह से 50-50 मतलब क्या कि यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर ही सेटअप करेगा इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर ही यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करेगा, सेटअप इंडस्ट्री, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ उसको सपोर्ट देगा। प्राइवेट सेक्टर क्या देगा? सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट, सिर्फ सप्लीमेंट देगा। सिर्फ क्या देगा? सप्लीमेंट देगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है शेड्यूल सी में? ऑल अदर इंडस्ट्री, ऑल अदर इंडस्ट्री। अब इसमें जो भी इंडस्ट्री क्या है, किसके लिए छोड़ दिया गया है? लेफ्ट टू प्राइवेट सेक्टर, लेफ्ट टू प्राइवेट सेक्टर, लेफ्ट टू प्राइवेट सेक्टर। यह हो गया आपका क्लासिफिकेशन, पहला पॉइंट आईपीआर में। क्लासिफिकेशन ए, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, ठीक है, बस। उसके बाद हम लोग यहां पर बी नंबर लिखते हैं। यह हो गया 1 आईपीआर का, यहां पे बी। टू नंबर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जिसको लाइसेंसिंग राज भी कहते थे, कि लाइसेंसिंग क्या होता है? ये गवर्नमेंट से हम लोग को परमिशन लेना पड़ता है। इट इज द परमिशन, इट इज द रिटन परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द रिटन परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट विच इज गिवन टू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सरकार देती है कि आप क्या क्या चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे। और लाइसेंस के अंदर क्या क्या चीज़ का जिक्र रहता है? लाइसेंस के अंदर जिक्र रहता है कि आप इंडस्ट्री बैठाइए, ठीक है, इंडस्ट्री का एक्सपेंशन का अलग लाइसेंस होता है, ठीक है, ठीक है। उसका लाइसेंस का क्या क्या चीज़ कवर होता है कि आप इंडस्ट्री बैठा सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री और डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। और डाइवर्सिफिकेशन कितना कीजिएगा, ठीक है, उसके अंदर यही सारा चीज़ होता है। इट इज द रिटन परमिशन, डिफिनेशन लिख लीजिए। इट इज द रिटन परमिशन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द, किसको देती है? टू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, टू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को देती है। अब ये लाइसेंस के अंदर क्या क्या चीज़ कवर होता है? द गवर्नमेंट इशूड लाइसेंस टू, किसको देती है? तो सबसे पहला सेटिंग, इंडस्ट्री सेट करने के लिए देती है, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। उसके बाद इंडस्ट्री सेट करने के लिए, उसके बाद कुछ एक्सपेंशन करना है टू द ओल्ड वन, एक्सपेंशन इन ओल्ड वन, कुछ यदि बढ़ाना है, यदि कुछ डाइवर्सिफिकेशन करना है प्रोडक्ट का, डाइवर्सिफिकेशन करना है प्रोडक्ट का, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक्सपेंशन का मतलब क्या समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ब्रांच आपको बढ़ाना है तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना होगा। डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन करना है कि आपको और भी कुछ प्रोडक्ट बनाइएगा, तो वो सारा आपको गवर्नमेंट को बताना होगा, ठीक है। उसके बाद अब बिना लाइसेंस का कोई भी तरह का इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकती थी। इंडस्ट्री, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिना गवर्नमेंट से लाइसेंस लिए सेटअप नहीं कर सकती थी, ठीक है। और इससे क्या हुआ? इससे यही दिखता है कि गवर्नमेंट जो है एक चीज़ और करती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल सोप। पहले इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, नो इंडस्ट्री
was allowed unless getting license, unless getting license। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में देना होगा, ध्यान रखना होगा। और जो थर्ड चीज होता है इसको हम लोग यहां पर लिखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सोपिंग। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल सोप। इंडस्ट्रियल सोप, इंडस्ट्रियल सोप का मतलब क्या होता है, सरकार कभी कभी क्या ग्रांट करती है कंसेशन। ठीक है, ग्रांट करती है कंसेशन। कंसेशन का मतलब क्या, उसको सब्सिडी दे दी। ठीक है, ग्रांट कर दी कंसेशन, आराम से लाइसेंस मिल गया। ठीक है, ताकि तुम बैकवर्ड सेक्टर में जाके किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप कर सको। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट कंसेशन, ग्रांटेड कंसेशन for the establishment of industry in backward area, industry in economic backward area, economic backward area। गवर्नमेंट ग्रांट देती है लाइसेंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड एरिया। इससे क्या होगा, टू प्रमोट, इससे क्या होगा, टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, रीजनल बैलेंस या इक्वालिटी। ठीक है, इससे क्या होगा कि गांव तक भी आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पहुँच जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्री पहुँच जाएगा। ठीक, ये आपका टोटल IPR में ध्यान देना है। एक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, सेकंड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और थर्ड इंडस्ट्रियल सोप, ताकि रीजनल बैलेंस बना रहे। तब हम लोग अब स्टार्ट करेंगे क्या चीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। पहले इसको जॉट डाउन कर लीजिए आप लोग। नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नो, एक क्वेश्चन आता है कि कौन से कमिटी से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज किया गया और क्या मैक्सिमम लिमिट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। तो ये सारा आपको एक दो क्वेश्चन आपको मिल सकता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो चूँकि छोटा टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ज़्यादा हम लोग को इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पर 1955 में लिख लीजिए कुछ पॉइंट्स। इन 1955 कार्वे कमेटी इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्नाइज्ड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया। सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट बात कि इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना तक होगा, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना तक होगा। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स में कहा गया था 1950 में कहा गया था कितना, 5 लाख। कितना कहा गया था, 5 लाख। और प्रेजेंट में कितना है, 5 करोड़, सॉरी 1 करोड़। ठीक है, प्रेजेंट में कितना है, 1 करोड़। तो उस समय 5 लाख भी बहुत ज़्यादा था भाई। 1950 में 5 लाख का वैल्यू बहुत ज़्यादा था उस समय। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि यदि आपसे क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, SSI, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको लिखना है कि इट इज़ ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। यहाँ पर लेबर इंटेंसिव, इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। ये क्या है, एक लेबर, यहाँ पर लेबर ज़्यादा काम करता है रादर देन कैपिटल। इट इज़ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, यहाँ पे लेबर इंटेंसिव है। उसके बाद क्या, लेस कैपिटल, इट रिक्वायर लेस कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल भी बहुत, पूंजी भी बहुत कम लगता है। इट रिक्वायर लेस कैपिटल। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी इन लोकेशन,
फ्लेक्सिबिलिटी इन लोकेशन, ये सब की पॉइंट है। फ्लेक्सिबिलिटी इन लोकेशन ये सब की पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहीं भी सेटअप हो सकता है, इस्टेब्लिश इन रिमोट एरिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहीं पर भी सेटअप हो सकता है, इस्टेब्लिश इन रिमोट एरिया, इस्टेब्लिश इन रिमोट एरिया। चौथा, गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोडक्ट को, गवर्नमेंट रिजर्व्ड सम प्रोडक्ट ओनली टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्योंकि यदि बहुत सारा, मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगरबत्ती था उस समय, ठीक है, 1950s के समय, मान लीजिए अगरबत्ती यदि बड़ा बड़ा कंपनी बनाने लगती उस समय, ठीक है, तो क्या होता, यदि रिजर्वेशन सरकार नहीं करती कुछ प्रोडक्ट में, तो बड़ा बड़ा कंपनी, ये जो लोकल इंडस्ट्री थे वो ख़त्म हो जाते, ठीक है, वो तो ऑलरेडी वेनिश हो जाते, ठीक है। और ऐसा अभी देखने को मिल भी रहा है, बहुत जो है लोकल प्रोडक्ट सब सारा ख़त्म हो रहा है, जितना बड़ा बड़ा कंपनी है सारा छोटे छोटे चीज़ में आ रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और ये टोटल आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर से टोटल क्वेश्चन जो भी बनेंगे इतना सही बनेगा। इससे बाहर एक भी पॉइंटर्स कुछ भी आपको ना आएगा, ना आपको इससे बाहर कुछ लिखना है, क्लियर कट, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्या चीज़, फॉरेन ट्रेड, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्या, फॉरेन सेक्टर में। पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, ट्रेड पॉलिसी या फॉरेन ट्रेड। नाउ अब हम लोग बात करेंगे ट्रेड पॉलिसी या फॉरेन सेक्टर। धीरे धीरे हम लोग अब लास्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का द एंड होगा थोड़ी देर में, 15-20 मिनट में, ठीक है। नाउ फोर्थ इज ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी। नाउ कहा गया क्या कि इंडस्ट्री आप क्या कीजिए, पहले एक पॉलिसी कहा गया, इसको हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी का वर्ड से समझिए, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करो, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करो किस चीज में, जो चीज तुम इंपोर्ट कर रहे हो उसको अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी में बनाओ। रिप्लेसिंग द इंपोर्टेड प्रोडक्ट, रिप्लेसिंग द इंपोर्टेड प्रोडक्ट with the production of Indian product, इंडियन प्रोडक्ट के साथ आप रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी में दो पॉलिसी है, टू पॉलिसी, इट इंक्लूड्स टू मेजर्स, या दो मेजर है इसमें। कैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करें, एक होता है टैरिफ, एक होता है कोटा, एक होता है टैरिफ, एक होता है कोटा। टैरिफ का मतलब क्या होता है, टैक्स ऑन द इंपोर्टेड प्रोडक्ट। टैरिफ का मतलब क्या होता है, टैक्स ऑन द इंपोर्टेड प्रोडक्ट। जैसे अभी यूएस कर रहा है सबके ऊपर टैक्स ऑन द इंपोर्टेड प्रोडक्ट, और जब हम लोग टैक्स लगा देंगे इंपोर्टेड प्रोडक्ट के ऊपर तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट हमारे कंट्री में आते आते महंगा हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, और जैसे ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा वो यहाँ पर उसका सेल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और मेरा डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सेल ज़्यादा होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सेल इंक्रीज, ठीक है, बात समझ में आया। अब कोटा का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, मतलब कितना क्वांटिटी लेंगे हम, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दो, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्टेड प्रोडक्ट, कि हम भैया अब नहीं वैसा नहीं ले सकते हैं पहले की तरह, पहले 200 यूनिट लेते थे अब हम इतना ही लेंगे। तो यहाँ पे क्या किए, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लग गया क्वांटिटी के ऊपर। तो ये दो मेजर्स आपका इसमें होते हैं। अब इसको हम लोग इंपोर्टेड सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी का मतलब क्या, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी मतलब आप अंदर के ट्रेड पॉलिसी में सुधार कीजिए, मतलब अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में सुधार कीजिए, डोमेस्टिक कंट्री में सुधार कीजिए,
यदि आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना है, रादर देन खाली इंपोर्ट कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा। ठीक, अब ये हो गया आपका 2 मेजर्स, अभी हम लोग का चल ही रहा है ये। तीसरा जो पॉइंट हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग ए नाम दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए। और तीसरा जैसे है, इसका एम क्या था, टू प्रोटेक्ट। हम लोग इंपोर्ट नहीं ले रहे हैं, इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक वर्क प्रोड्यूसर को, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, यही एम था। सब क्वेश्चन मान ली जाएगा 1 मार्क में तो लिख दीजिएगा। पर्पस क्या था, क्या उद्देश्य था, उद्देश्य ये था कि अपने आप में सेल्फ लैंड बने। और सेकंड उद्देश्य था क्या, एक्सपोर्ट खाली करे, फॉरेन करेंसी जमा करे। ठीक है, सेविंग फॉरेन करेंसी, सेविंग फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, या फॉरेन करेंसी लिखिए, सेविंग फॉरेन करेंसी। और सेकंड क्या था, टू बिकम सेल्फ रिलायंट, टू बिकम सेल्फ रिलायंट, टू बिकम सेल्फ रिलायंट। तो ये सारा चीज़ था मेन। लेकिन इसके बावजूद कुछ ना कुछ ड्रॉबैक हो ही जाते हैं। अभी हमने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे। इंपोर्ट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, ठीक है, इंपोर्ट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, तो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक आ ही जाता है, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक आ ही जाता है। वो ड्रॉबैक क्या है, यदि मान लीजिए हम इंपोर्ट नहीं करते हैं प्रोडक्ट को, तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है। ठीक है, यदि इंपोर्ट नहीं करेंगे तो क्वालिटी कैसे पता लगा पाएंगे, और जब क्वालिटी पता नहीं लगा पाएंगे तो हम लोग का जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो काम उतना अच्छा से नहीं करेगा, इंप्रूव नहीं करेगा क्वालिटी प्रोडक्ट में। और सेकंड क्या होगा, और ये अप्रोच यदि हम सिर्फ इंपोर्ट को बंद कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनवर्ड ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्ड ओरिएंटेड अप्रोच। इससे क्या होगा, हम एक्सपोर्ट भी अच्छा से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा इंपोर्ट ही खराब, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कैसे अच्छा कर पाएंगे, हम अच्छा बनाएंगे तब ना एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, पहला क्या है यहाँ पे, लैक ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन हो गया, बंद हो गया। लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से क्या हुआ, लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो है did not improve the quality of product, did not improve the quality of product। और सेकेंड प्रॉब्लम क्या होगा कि fail to become exporter, a strong exporter, fail to become a strong exporter। कैसे हम एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्टर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट ही नहीं अच्छा है, बिकॉज ऑफ इनवर्ड ओरिएंटेड अप्रोच, बिकॉज ऑफ इनवर्ड ओरिएंटेड अप्रोच की वजह से, बिकॉज ऑफ इनवर्ड ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक है, यह आपका मेन थिंग है। ठीक है, यह आपका मेन चीज़ है किसमें, ट्रेड पॉलिसी में। यह आपका मेन चीज़ है किसमें, ट्रेड पॉलिसी में। ठीक, इससे बाहर किसी भी तरह का कोई भी सवाल आपको नहीं आएगा। ठीक है, नाउ हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है अब वो है क्या, क्रिटिकल अप्रेजल। वो क्या है, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये अपने आप में ही एक 6 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट बारीकी तरीके से हम लोग समझेंगे और इसको हम लोग नोट डाउन भी करेंगे। ठीक है, जितना भी चीज़ लिखा रहे हैं आपको कहीं भी इस तरीके का नहीं मिलेगा। सारा लोग आते हैं, सब पीपीटी पे पढ़ा के चले जाते हैं, और पीपीटी से क्या होगा, सब चीज़ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको समझाना है। उस समझाने का रहता तो आप तो बुक से भी समझ सकते हैं, लेकिन नहीं, क्लियरली आपको समझ में तभी आएगा जब आप पॉइंट्स को तोड़ करके समझेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, और हम लोग का लास्ट टॉपिक जो है वो क्या है, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो हम लेक्चर के शुरुआत में ही बताए थे कि जब हम क्रिटिकल अप्रेजल कहते हैं तो क्रिटिकल अप्रेजल का मतलब ही होता है क्या, कि देयर आर सम पॉजिटिव पॉइंट्स और देयर आर सम निगेटिव पॉइंट्स। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी रहते हैं और कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी रहते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे और क्या निगेटिव पॉइंट्स थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पहले बात करते हैं। ठीक है, कुछ हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव बात करते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स।
पहला यदि हम लोग कुछ पॉजिटिव पॉइंट बात करें तो सबसे पहला जीडीपी इंक्रीज्ड फ्रॉम 12% टू 25%। जीडीपी कहाँ से बढ़ गया? 12% से 25% बढ़ गया। ठीक है। सेकेंड, एनुअल ग्रोथ रेट यह भी 6% हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है, गुड है। ठीक है, एडमायरेबल है। ठीक है। देन उसके बाद जीडीपी बढ़ गया, एनुअल ग्रोथ हो गया कंट्री में। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन भी हुआ प्रोडक्ट का, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, याद रखिएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या करने लगी? लोगों को अपॉर्चुनिटी देने लगी। ठीक है, लोगों को अपॉर्चुनिटी देने लगी एम्प्लॉयमेंट में कि जिसके पास कैपिटल नहीं है और हम तुमको कैपिटल देंगे और तुम इंटर करो बिजनेस में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गेव द अपॉर्चुनिटी टू द पीपल with capital to enter into business। उसके बाद सरकार का जो लाइसेंसिंग पॉलिसी था उससे भी बहुत ज़्यादा मॉनिटर हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर। लाइसेंसिंग पॉलिसी मॉनिटर्ड द इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ठीक है, तो ये सारा आपका जो मेन पॉइंट्स था, क्या चीज़ आपका इससे रिलेटेड में पॉजिटिव पॉइंट्स था आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। जीडीपी सबसे पहला याद रखिए, जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी के लमसम एनुअल ग्रोथ बढ़ गया। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन हो गया। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या किया? यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिया लोगों को कि तुमको हम कैपिटल देते हैं और तुम इंटर करो बिजनेस में। और फिर लाइसेंसिंग पॉलिसी से क्या हुआ? जो मॉनिटर कर रहा था, लाइसेंसिंग पॉलिसी ना मॉनिटर कर रहा था कि तुम कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे। ठीक है, क्या डाइवर्सिफाई करोगे कि नहीं करोगे। तो ये सारा पॉजिटिव पॉइंट्स है। अब निगेटिव पॉइंट्स में हम लोग आ जाते हैं। निगेटिव पॉइंट्स में क्या था ऐसे समझिए। निगेटिव पॉइंट्स में बहुत सारा प्रोडक्ट जो है सरकार जान रही थी कि हमको बनाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब पर भी वो सरकार बना रही थी वो प्रोडक्ट को। ठीक है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में सरकार घुस गई है। ठीक है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में सरकार घुस गई तो वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है सरकार को। उसके बाद बहुत जगह सरकार क्या है, बहुत ज़्यादा हैवी लॉस में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉस में सरकार है और वहाँ पर भी सरकार तब पर भी फंक्शन कर रही है, गवर्नमेंट सेक्टर फंक्शन कर रही है, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। थर्ड क्या, लाइसेंसिंग सिस्टम का मिसयूज़ हो रहा है, लाइसेंसिंग पॉलिसी का मिसयूज़ किया जा रहा है। कैसे मिसयूज़ किया जा रहा है? तो जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है क्या कर रहा है? वो लाइसेंस नहीं लेने दे रहा है अपना कंपटीटर सबको, ताकि वो compete कर सके मार्केट में। ठीक है, वो टैकल है यहाँ पर। तो 3 मेजर यहाँ पे निगेटिव पॉइंट है। सबसे पहला क्या कि पब्लिक सेक्टर यहाँ पे क्या कर रही है? फेस प्रॉब्लम, पब्लिक सेक्टर इनकर्ड ह्यूज लॉसेस, बहुत ज़्यादा लॉस है, तब पर भी यहाँ पे फंक्शन कर रही है, फंक्शन अभी भी हो रहा है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कि देर आर सम सेक्टर वेयर देर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, बट गवर्नमेंट सेक्टर परफॉर्म। उसके बाद मिसयूज ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम बाय बिग कॉरपोरेट्स टू प्रिवेंट the coming of new competitor ताकि उसका नया कंपटीटर कोई आ नहीं सके, कंपटीटर मार्केट में आ सके। तो ये सारा आपका मेन क्रिटिकल अप्रेजल में मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है डायरेक्टली
ठीक है, तो आप इसको क्लियरली आप लिख पाएंगे। ठीक है, क्लियरली आप लिख पाएंगे। ठीक है, 6 नंबर में आ जाए या 4 नंबर में आ जाए, तो आपको क्रिटिकल अप्रेजल जब भी आए तो आपको दोनों लिखना है। क्रिटिकली अप्रेज करना, सॉरी, अप्रेज भी करना है, मतलब बड़ाई भी करना है। कैसे? तो क्रिटिकल होके, मतलब बड़ाई भी करना है लेकिन आपको क्रिटिकल होके, मतलब निंदा भी वहाँ पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास कोई भी टॉपिक नहीं बचते हैं। ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बात करेंगे फुल डिटेल में। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, ताकि हम और बढ़िया से बढ़िया तरीके से बता सके किसी भी चीज़ को। जितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है सारे आपको इजी लैंग्वेज में समझाएंगे, चाहे मैक्रो का हो चाहे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हो। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।